हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारे सवालों पे जो अधिकतर हमारे चैनल पे कमेंट आता है और आप सभी लोग उत्सुक होते हैं सीएससी आधार सेंटर खोलने के लिए कि आप आधार सेंटर कैसे लें। तो आज कई सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आते हैं और आप सभी लोगों का बहुत सारा सवाल होता है इनसे रिलेटेड। तो आज उन सभी सवाल के जवाब को हम देने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में और पूरा को कवर करेंगे हम कि सीएससी आधार सेंटर कैसे खोलना है, क्या-क्या चीज़ें करना है, जिसमें से मैंने कुछ सवालों की लिस्ट बना ली है, जो आज पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हर एक सवाल का जवाब हम धीरे-धीरे आपको देते हैं इस वीडियो में। तो आइए जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ज़्यादातर आता है, वो ये होता है सीएससी आधार सेंटर कैसे खोलें? तो मित्रों, अभी हम इसका जवाब आपको देंगे। दूसरा सवाल जो है, वो लैपटॉप, प्रिंटर, डिवाइसेस कौन-सा होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे सीएससी आधार सेंटर खोलने एवं बंद करने का निश्चित समय क्या है। बहुत सारे मित्र हमारे समय का अनुपालन नहीं कर पाते हैं, पहले या बाद में खोलते बंद करते हैं, तो इस वजह से भी कई सारे लोगों का सीएससी के जरिए या जो है यूआईडीआई के जरिए उनका आईडी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। जो चौथा सवाल है वो ये है, कैसे काम करें कि आपका सेंटर ब्लैकलिस्ट ना हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कैसे काम करना है कि आपका सेंटर ब्लैकलिस्ट ना हो। और एक जो लास्ट सवाल है कि यदि कुछ लोगों का आधार सेंटर ब्लैकलिस्ट हुआ तो क्यों हुआ? तो ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जिन पे आज हम पूरा कवर करेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम सीएससी आधार सेंटर कैसे खोलें। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहीं पे देखते हैं क्या-क्या करना है, कैसे खोलना है हमें। तो मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहला सवाल जो है सीएससी आधार सेंटर कैसे खोलें। तो मित्रों, इसके लिए मैं पहले भी वीडियो आपको दे चुका हूं, वैसे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लीजिए। ये वाला लिंक है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पे आप डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड कर जाएंगे। चूंकि ऑलरेडी हमने सीएससी आधार सेंटर ले रखा है, इसलिए हमारे डिटेल्स यहाँ पे अब भरा जाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म भरना है वीएलई यूसीएल रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से आप फॉर्म भर देंगे। इसके साथ मैं एक पहले मैंने पूरा वीडियो एक बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि पूरा प्रक्रिया क्या है, क्या-क्या होना चाहिए सीएससी आधार सेंटर खोलने के लिए। तो एक शॉर्ट में फिर से आपको बताना चाहता हूं मित्रों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास सीएससी आईडी हो और आप सीएससी के जरिए किसी बैंक का बीसी ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप एचडीएफसी बैंक का बीसी का काम कर रहे हो या आईसीआईसीआई बैंक का बीसी का काम आप कर रहे हो। मित्रों, कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, फोन आता है कि सर मैं तो आईसीआईसीआई का बीसी चला रहा हूं, क्या मैं यूसीएल पे काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपका बीसी सेंटर सीएससी के द्वारा दिया गया है तो जरूर आप काम कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि सर इसको चलाने के लिए स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती है। तो मित्रों, मैं आपको एकदम बिल्कुल बता देना चाहता हूं साफ शब्दों में कि बिना स्टैटिक आईपी के यूसीएल नहीं ऑपरेट हो पा रहा है और बिना स्टैटिक आईपी के आपका मशीन रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आपके पास आप सीएससी आपके पास हो, बैंक बीसी हो सीएससी के जरिए, और उसके साथ-साथ आपके पास होना चाहिए स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी आपको कैसे मिलेगा, ये भी पिछली वीडियो में मैंने बताया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर ये सारा कुछ आप कर लेते हैं, आपके पास स्टैटिक आईपी अवेल करा देते हैं और फिर आप अपना कंसेंट फॉर्म भर के अपने स्टेट हेड को भेज देते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू, तो डेफिनेटली कुछ दिन में आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा और फिर मशीन रजिस्टर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और आपका मशीन रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन मित्रों, इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना है, समय लगता है, बहुत ज्यादा समय। आप सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, सीएससी से यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम उसमें लग जाएगा उसकी प्रक्रिया होने में। कंसल्ट फॉर्म भेजेंगे, स्टैटिक आईपी भेजेंगे, 1 महीने का प्रक्रिया लगभग लग जाएगा ये सब आपका स्टैटिक क्रेडेंशियल बनने में। और उसके बाद में जब क्रेडेंशियल बन जाएगा तो फिर आपका मशीन रजिस्टर होने में भी कुछ दिन लगेगा। आपका आईपी व्हाइट लिस्टिंग के लिए जाता है, जो आप स्टैटिक आईपी देते हैं, महीने भर का समय लगभग उसमें लग जाता है। और उसके बाद जब आपका आईपी व्हाइट लिस्टिंग हो जाता है, उसके बाद आपका मशीन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया L1 शुरू हो जाता है। L1 मशीन आपका, यानी मशीन आपका रजिस्टर कर दिया जाता है। फिर 1 सप्ताह उसके बाद भी लगता है L2 प्रोसेस के लिए। जब L2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है,
फिर कहीं आपकी मशीन सिंक्रोनाइज हो पाती है और आप काम करना स्टार्ट कर पाते हैं। तो एक अगर आप जो है सीएससी से यूसीएल का काम करना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। इसमें मेरा एक पूरा डिटेल में भी वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं आपको बताया, लैपटॉप, प्रिंटर व डिवाइस कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे मित्रों का ये भी सवाल होता है, सर कौन सा डिवाइस लें, कौन सा जीपीएस डिवाइस लें, कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस लें, कौन सा आइरिस डिवाइस लें। तो मित्रों, आइरिस डिवाइस को अगर आप बाहर से परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ रहा है। मंत्रा का आइरिस डिवाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मंत्रा का आइरिस डिवाइस है, सबसे अच्छा यही काम कर रहा है आज के टाइम में। वैसे बायोमेट्रिक का भी मैंने कुछ दिन यूज किया है, जो मुझे सीएससी के जरिए मिला था, लेकिन आजकल अगर आप सीएससी के जरिए इसे ऑर्डर करते हैं तो बहुत कम पैसे में, यानी कि 3600-3700 रुपए में समथिंग, मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन 3600 से 4000 के बीच में ही ये इसका रेट आपको सीएससी के पोर्टल पे मिल जा रहा है। जबकि आप इसे मार्केट में अगर खरीदते हैं तो ये 5000 के ऊपर आपको मिल रहा है। ऑनलाइन आप चेक करेंगे अमेज़न वगैरह पे तो भी 5000 6000 के ऊपर मिलेगा। तो मित्रों, जब हमारे सीएससी से अपने पोर्टल के थ्रू हमें दे रही है, तो हम क्यों ना अपने ही घर का सामान खुद खरीदें, सीएससी से ही हम इसे ऑर्डर करें और सीएससी के जरिए हम इस प्रोडक्ट को खरीदें, हमारे लिए काफी बेहतर होगा। तो ये डिवाइस सबसे अच्छा काम करता है, मंत्रा का आइरिस डिवाइस, जो सिंगल आइरिस डिवाइस होता है। पहला डिवाइस आपको ये परचेज करना है। दूसरा दोस्तों, मैं अभी मार्फो इस्तेमाल करता हूं, आप सभी लोगों के पास मार्फो पहले से ही होगा, आप चाहे तो उस मार्फो से भी अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे, या अगर नहीं है तो आप स्टारटेक, मंत्रा, कोई सा भी सिंगल फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस आप ले सकते हैं, जो सब यूसीएल पे काम करता है। अब बात करते हैं, ये दो डिवाइस हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें दिन भर यूज करना है। अब एक डिवाइस जो जीपीएस डिवाइस होती है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीपीएस डिवाइस कौन सा लें। तो मित्रों, मैं यहाँ पे जी स्टार यूज कर रहा हूँ, ये वाला डिवाइस। आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये अगर आप सीएससी पे देखें, सीएससी के पोर्टल पर अवेलेबल हो, तो पहले आप सीएससी से परचेज करने की कोशिश करें, क्योंकि सीएससी हमारी अपनी है। हम उससे ही अगर 2 पैसे दें तो हम सीएससी को ही फायदा दें, वहां से ही हम परचेज करने की कोशिश करें। तो ये डिवाइस मैं यूज करता हूँ, जीपीएस डिवाइस काफी अच्छा ये चलता है। मैंने तीनों डिवाइस के बारे में देख लिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लैपटॉप कौन सा ले। लैपटॉप कौन सा ले, बहुत सारा कमेंट आता है, सर सीएससी में हम लैपटॉप कौन सा ले, सीएससी में यूसीएल पे काम करना है, कौन सा लैपटॉप लें। बहुत सारे लैपटॉप हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मित्रों, आपको इसका सिंपल मैं एक सजेशन और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी लैपटॉप हो, थोड़ा अच्छे जनरेशन का हो, मतलब 7th 8th जनरेशन से ऊपर का हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप 10th जनरेशन का आपके पास है तो बहुत अच्छा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें टीपीएम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीपीएम नहीं है तो आपकी मशीन रजिस्टर नहीं होगी। अब आप सोचेंगे टीपीएम को हम कैसे चेक करें। तो मित्रों, आपको अपने कंप्यूटर में, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, कोई भी लैपटॉप आप खरीदें तो यहाँ पे tpm.msc डालेंगे, तो आपके लैपटॉप में टीपीएम वर्जन जो होगा वो दिख जाएगा। तो यूसीएल में जो रिक्वायरमेंट है वो टीपीएम कम से कम 1.2 से 2.0 कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें मेरे लैपटॉप में 2.0 का स्पेसिफिकेशन वर्जन 2.0 टीपीएम का है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं अपना पर्सनल राय आपको दूंगा, व्यक्तिगत राय जिसे बोल सकते हैं, कि आपका लैपटॉप जो हो वो i3 i5 इंटेल बेस पे हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कि आप उसमें कोशिश ये करें, हालांकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कि उसमें हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का इस्तेमाल करें। आप अपने लैपटॉप में एसएसडी उपयोग करें, ताकि आपका लैपटॉप थोड़ा फास्ट वर्क करेगा। जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है 15 दिन 20 दिन 1 महीने में, तो अपडेशन में अगर आपके कंप्यूटर में एसएसडी लगा होता है तो विंडो फास्ट होता है और हमारा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी से अपडेट हो जाता है। आज तक मित्रों 1 साल से अधिक हो गया, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैं एसएसडी बेस्ड लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपका भी ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो भी लैपटॉप आप यूज करें, प्लीज उसमें एसएसडी को प्रायोरिटी दें और रैम देखिए 8GB 6GB से कम ना हो, तो थोड़ा फास्ट आप काम कर पाएंगे। वैसे 4GB रैम पे भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र हैं मेरे जानने वाले जो 4GB पे और हार्ड डिस्क पे भी काम कर रहे हैं, बट वो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, परेशान रहते हैं, कभी जल्दी से अपडेट नहीं हो पाया, कभी पेंडिंग है, कभी सॉफ्टवेयर खुलता है बंद हो जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं। आज तक मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरा लैपटॉप मेरा साथ दे रहा है, वो फास्ट वर्क कर रहा है। तो लैपटॉप खरीदते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टीपीएम होना जरूरी है, और व्यक्तिगत राय है कि ये उसमें एसएसडी बेस पे लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी आप उस पर फास्ट काम कर पाएंगे। अब आते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
सीएससी आधार सेंटर खोलने एवं बंद करने का समय क्या है? सीएससी आधार सेंटर खोलने और बंद करने का निश्चित समय क्या है? तो इसे बार-बार मैसेज भी आता है, मेल भी आता है और हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ ऑनलाइन हमें पूरा बताया गया तो उसमें भी बताया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हम काम कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हम काम कर सकते हैं। अब 6 बजे के बाद जो लोग काम कर रहे हैं या सुबह 6 ही बजे आदमी लॉगिन कर लिया, तो ये सब एक इलीगल एक्टिविटीज में आ जाता है। उस टाइम पे ऑफिस कैसे आपने खोल लिया, तो 9 बजे से 6 बजे जो ऑफिस टाइम है, हम उसी में हमें काम करना है। ये बार-बार मैसेज भी आता है और बताया भी जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। और एक चीज़ और है कि इसमें सेंटर हमें कब बंद करना है? क्या हम संडे को सेंटर खोल सकते हैं, रविवार को सेंटर खोल सकते हैं? तो व्यक्तिगत ट्रेनिंग में मैंने खुद पूछा है सर से, बताया गया है कि हाँ, रविवार को भी आप सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन गेज़ेटेड हॉलिडे के दिन आप नहीं खोल सकते हैं। जो अ, अ, राष्ट्रीय अवकाश है, नेशनल हॉलिडेज हैं, उन दिनों आप बिल्कुल आधार सेंटर ना खोलें। जैसे भी पिछला 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर को आधार सेंटर हम लोगों को बंद रखना था, मैंने पूरी तरह से बंद रखा था। 15th ऑफ अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो ऐसे जो मेन त्योहार हैं या एक यूआईडीआई की तरफ से हॉलिडेज के लिस्ट हैं, वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। जो गेस्टेड हॉलिडेज के लिस्ट है, उस दिन आपको आधार सेंटर बिल्कुल नहीं खोलना है। बाकी अगर आप चाहें तो संडे को आराम से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद भी संडे को काम करता हूँ। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैसे काम करें कि आपका सेंटर ब्लैक लिस्ट ना हो? कैसे काम करें कि आपका सेंटर ब्लैक लिस्ट ना हो? जो चौथा प्रश्न है, ये भी कमेंट में बहुत ज्यादा आता है। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कैसे काम करें कि सेंटर ब्लैक लिस्ट ना हो। तो आप तो खुद जानते हैं, जिन लोगों का सेंटर ब्लैक लिस्ट हुआ है, उनमें बहुत सारा कमी ये रहा है कि डॉक्यूमेंट गलत लगाते हैं, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से स्कैन नहीं करते हैं, ब्लैक डॉक्यूमेंट स्कैन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है कुछ और स्कैन कर रहे हैं, कुछ और आपने सेलेक्ट कर लिया, बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर रहे हैं, मार्कशीट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करें, प्लीज उसे कलर में स्कैन करें। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कस्टमर लेकर के आता है, उसे ओरिजिनल कलर में स्कैन करें आप। बिल्कुल कोई भी फोटोकॉपी लेकर के आता है, कलर फोटोकॉपी लेकर के आता है, तुरंत मना कर दीजिए, नहीं सर हम इसे स्कैन नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, जो पूरा यूआईडीआई पूरे इंडिया के आधार कार्ड को बना रहा है, इतना सारा टेक्नोलॉजी उनके पास है, क्या हम गलत डॉक्यूमेंट लगाएंगे, क्या फोटोकॉपी लगाएंगे? तो उनके पास ऐसे इंजीनियर्स नहीं है कि वो पता कर सकेंगे ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है। कई सारे मैसेज आने लगते हैं कि फॉल्स डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार के मैसेजेस जब रिजेक्ट होता है तो आने लगता है। तो प्लीज डॉक्यूमेंट जो भी स्कैन करिए, कलर में करिए, ओरिजिनल करिए, अपने वेरीफायर को सेंटर पे रखिए। वो जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट करे, उसी डॉक्यूमेंट को आप यूज करने की कोशिश करें। जो दूसरा ऑप्शन है ब्लैक में स्कैन करने का, अगर आप ब्लैक में स्कैन करना चाहते हो तो लास्ट के 2 पेज मैं हमेशा ब्लैक में स्कैन करता हूं, जो रेसिप्ट जनरेट होता है और जो फॉर्म है। तो 2 चीजें हम ब्लैक में भी स्कैन कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट काम करने के लिए। बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसे कलर में स्कैन करें और हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कस्टमर को चार्ज क्या करना है। तो यूआईडीआई साफ जाहिर है, हमेशा आपके सेंटर पे रेट लिस्ट वगैरह लगा होना चाहिए। और जो चार्जेस यूआईडीआई के द्वारा तय है, हम वही लें कस्टमर से तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस केस में भी बहुत सारे लोगों का सेंटर ब्लैक लिस्ट होता है ओवर चार्जिंग के लिए। तो ओवर चार्जिंग नहीं करना है। चूंकि आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जो यूआईडीआई के द्वारा गाइडलाइन है चार्ज लेने का कस्टमर से, वही लें। और एक जो है, इन सारी चीजों पे अगर आप ध्यान रखते हैं कि आप डॉक्यूमेंट सही लगा रहे हैं और ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, सेंटर को सभी सही समय से अगर आप खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, तो आपका सेंटर ब्लैक लिस्ट बिल्कुल नहीं होगा, वो हमेशा चलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कुछ लोगों का आधार सेंटर ब्लैक लिस्ट हुआ तो क्यों हुआ? अगर कुछ लोगों का आधार सेंटर बंद हो गया, सस्पेंड कर दिया गया, आईडी उनकी सस्पेंड कर दी गई, तो क्यों सस्पेंड कर दी गई? तो ये जो 4th नंबर मैंने क्वेश्चंस आपको बताया, कैसे काम करें कि आपका आधार सेंटर ब्लैक लिस्ट ना हो, वही पूरा जवाब इसका भी है कि अगर कुछ लोगों का आधार सेंटर ब्लैक लिस्ट हुआ तो क्यों हुआ? तो मित्रों, इसीलिए हुआ, या तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया अनजाने में,
या तो उन्होंने ओवर चार्जिंग कर ली। वैसे अभी तक जितने मैक्सिमम लोगों के जो आधार सेंटर ब्लैक लिस्ट हुए हैं, मैक्सिमम गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हुए हैं, गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए गए हैं। तो प्लीज गलत डॉक्यूमेंट आप ना लगाएं। गलत डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से अच्छा इसमें आधार ऑपरेटर को शायद कंफ्यूजन में भी उसने गलत डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया कुछ और, लगा दिया कुछ और, तो इसमें भी कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। तो इसीलिए यूआईडीआई बार-बार सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया यूआईडीआई के द्वारा। पहले जब हम लोगों को सॉफ्टवेयर दिया गया था, तो लास्ट पेज में हम स्कैनिंग करते थे। अभी हमें बीच में ही स्कैनिंग करने का मौका दे दिया गया कि यदि हमने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया लिस्ट में से कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं और स्कैनिंग कर रहे हैं तो मार्कशीट कर रहे हैं, तो अगर हमसे ये गलती भी हो गया तो हमारे पास मौका है, हम दोबारा से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट हम दोबारा स्कैन कर सकते हैं। या लगाना था मार्कशीट सिलेक्ट किया है बर्थ सर्टिफिकेट, तो दोबारा से टैब में क्लिक करके आप मार्कशीट सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मार्कशीट आप लगा दीजिए। तो ये सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट में आता है, सर जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है उसका एड्रेस कैसे चेंज करें? जिसके पास प्रधान से हाँ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कागज में प्रधान मुहर दस्तखत करके दे देते हैं गांव के, या किसी भी कोई भी पेपर होता है उनका, लेटर पैड हो गया या कुछ हो गया, उस पर लिख के दे दिया निवास प्रमाण पत्र, प्रधान ने मुहर दस्तखत कर दिया। तो प्लीज ऐसे डॉक्यूमेंट को भी आपको डिनाई करना है, नहीं उस पर आपको आधार मतलब अपडेशन का कार्य करना है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं प्रधान से प्रमाणित करवाना चाहता हूं, मैं गेजेटेड ऑफिसर ए से प्रमाणित करवाना चाहता हूं, तो प्लीज वो किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी पेपर पे प्रमाणित करवा के ला रहे हैं तो उसको प्लीज ना लगाएं। उसके जगह पर आप यूआईडीआई के वेबसाइट पे जाएं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का दे दूंगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करें, उस फॉर्म को सिस्टमेटिक ढंग से आप भरें, उस फॉर्म को ओवर राइटिंग ना करें, उस फॉर्म में कहीं कटिंग ना करें। डेट ऑफ वेरिफिकेशन का जो जिस डेट में उसको सर्टिफाई किया गया है वो डेट उसमें भरा गया हो, और नीचे सर्टिफायर का पूरा डिटेल जिसने भी सर्टिफाई किया है उसका पूरा डिटेल भरा हो। अगर ग्राम प्रधान ने भर रखा है तो हेड ऑफ विलेज करके ऑप्शन होता है, उसको टिक करें और उसमें उनका मोबाइल नंबर बाकी सारी चीजें भरें। मुहर ये ध्यान से देखें कि फोटो के ऊपर ही चेहरे पे ही तो प्रधान ने मुहर नहीं लगा दिया है कस्टमर का। तो इन सारी चीजों को ध्यान से देखें। और एक फॉर्म का मैं लिंक दे रहा हूं जो यूआईडीआई के द्वारा है, उसी फॉर्म पे ही आप काम करें। उस फॉर्म को जब आप लगाना हो तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है वो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है आपके सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी बाय विलेज पंचायत हेड फॉर रूरल एरियाज, ऐसा करके एक ऑप्शन आता है। आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और उसको उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दें जो प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया गया। बट वो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, या मैं लिंक भी आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान देंगे, डॉक्यूमेंट गलत नहीं लगाएंगे, ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे, सही समय से आधार सेंटर अपना खोलेंगे बंद करेंगे, तो कभी आपका आधार सेंटर ब्लैक लिस्ट नहीं होगा और सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहेगा। तो मित्रों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस अपने भाई सर्वेश पांडे को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।